हेलो नमस्कार दोस्तों, एडी वर्ल्ड एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी नॉर्सेट और आरआरबी जो एंड अदर जो नर्सिंग ऑफिसर्स की अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे कि आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर रहेंगे 9341179680। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं ताकि आपको अपकमिंग जो भी नर्सिंग ऑफिसर्स के रिगार्डिंग वैकेंसी, रिजल्ट, एडमिट कार्ड, न्यू वैकेंसी का सभी का अलर्ट आपको मिल जाएगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ए प्री नेटल क्लाइंट has a suspected diagnosis of iron deficiency anemia. On assessment, which findings should the nurse expect to note as a result of this condition? कि एक प्रीनेटल क्लाइंट है, सस्पेक्टेड है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के रिगार्डिंग, तो असेसमेंट के दौरान नर्स इनमें से कौन सा जो रिजल्ट है, फाइंडिंग है, जिससे पता चलेगा नर्स को कि इस कंडीशन के अंदर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं डिहाइड्रेशन की। तो डिहाइड्रेशन का संबंध आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से नहीं होता है। किसी भी कंडीशन के अंदर डिहाइड्रेशन का संबंध, वाटर का संबंध, डिहाइड्रेशन का संबंध आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से नहीं होता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो गया। सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं, ओवर हाइड्रेशन। जब डिहाइड्रेशन आंसर नहीं है तो ओवर हाइड्रेशन भी आंसर यहाँ पे नहीं हो सकता, इसलिए सेकंड नंबर ऑप्शन भी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। थर्ड अपन बात करते हैं, ए हाई हीमोटोक्रिट लेवल। हीमोटोक्रिट लेवल हाई है तो इसके अंदर मतलब आरबीसी ये ज्यादा है, तो हीमोटोक्रिट का आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से कोई भी लेना देना नहीं है। ए लो हीमोग्लोबिन लेवल। हीमोग्लोबिन लेवल के अंदर हीमोग्लोबिन क्या होता है, हिम और आयरन से बना होता है। हीमोग्लोबिन हिम प्लस आयरन, तो यहाँ पे ए लो हीमोग्लोबिन लेवल। लो हीमोग्लोबिन लेवल कितना, एक प्रीनेटल प्रेग्नेंट लेडी के अंदर, प्रेगनेंसी के अंदर अगर आयरन है वो अगर लेस देन 11 mg पर डीएल से ले हो जाएगा तो उसको क्या कंसिडर करेंगे, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के अंदर कंसिडर करेंगे। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के अंदर कंसिडर करेंगे। मोस्ट कॉमन जो जो एनीमिया होता है वो कौन सा होता है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया मोस्ट कॉमन होता है। मोस्ट कॉमन एनीमिया किन के अंदर, मोस्टली इन फीमेल्स, मोस्टली सीन इन फीमेल्स। लेस देन 11 mg पर डीएल के अंदर लेस देन आयरन अगर लेस देन 11 mg पर डीएल हो जाएगा तो उसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर कंसिडर किया जाता है। साइन सिम्टम्स की अपन बात करें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की, यहाँ पे होगा माइक्रोसाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक। ये आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर किस तरह का अपीयरेंस देखने को मिलेगा। माइक्रोसाइटिक, माइक्रो मतलब आरबीसी की जो साइज है वो स्मॉल हो जाएगी, स्मॉल आरबीसी। और हाइपोक्रोमिक का मतलब होता है लेस आयरन। आरबीसी के अंदर जो आयरन है वो यहाँ पे कम देखने को मिलेगा, तो इसको माइक्रोसाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक बोला जाता है। आयरन की अपन बात करें, आयरन के रिगार्डिंग अदर बात करें अपन, तो आयरन की तीन फॉर्म होती है। एक होती है एग्जिट फॉर्म। आयरन किस फॉर्म के अंदर एग्जिट होता है, मतलब प्रेजेंट होता है, इसको अपन बोल सकते हैं कि नॉर्मल आयरन फॉर्म क्या होती है। नॉर्मल आयरन फॉर्म, नॉर्मल आयरन जिसको बोला जाता है फेरिक। ऑब्जॉर्वेबल आयरन मतलब जिस फॉर्म के अंदर आयरन ऑब्जॉर्व होता है वो होता है फेरस। और स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन, स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते होता है फेरेटिन। अगर किसी पेशेंट के अंदर आयरन का लेवल चेक करना हो तो कहाँ से, ये स्टोर फॉर्म होता है, स्टोर आयरन कहाँ स्टोर होता है, लीवर के अंदर।
फॉर्म होती है फेरेटिन। तो अगर सीरम फेरेटिन लेवल की अपन बात करें, सीरम फेरेटिन की बात करें अपन लेवल की, तो अगर लेस देन 10 नैनोग्राम पर ml होगा तो भी उसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर काउंट किया जाएगा। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का ट्रीटमेंट होगा आयरन रिच डाइट। आयरन रिच डाइट आयरन रिच डाइट की बात करें तो यहाँ पे मीट होगा, लीवर, इसके अलावा स्पेनिश जिसको पालक बोला जाता है। लो लो सोर्स ऑफ आयरन लो सोर्स ऑफ आयरन होता है मिल्क। पुअर सोर्स ऑफ आयरन आपसे पूछा जा सकता है, पुअर सोर्स ऑफ आयरन। पुअर सोर्स ऑफ आयरन की अपन बात करें तो मिल्क। इसलिए जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, जो फीडिंग करते हैं, उनके अंदर आयरन का डिफिशियंसी देखने को मिलेगा। तो इन सभी चीजों का आपको ध्यान रखना है। आयरन का गुड सोर्स जैगरी भी माना जाता है, जिसको गुड़ बोलते हैं, जैगरी। यहाँ पे आप लिख सकते हैं जैगरी। जैगरी भी आयरन के गुड सोर्स के अंदर काउंट किया जाता है। आयरन को कब लेना होता है? आयरन को सिट्रिक एसिड के साथ लेना होता है। आयरन टेक विथ ऑरेंज जूस। एसिडिक मीडियम के अंदर आयरन का ऑब्जॉर्प्शन है वो अच्छा होता है। इसके अलावा आपको आयरन को लेते टाइम क्या ध्यान रखना है? अवॉइड टी, कॉफी एंड मिल्क आफ्टर आयरन टेक फॉर 30 मिनट। अबाउट 30 मिनट तक आपको इन सभी चीजों को अवॉइड करना है। क्यों अवॉइड करना है? ये सब चीजें आपके आयरन को ऑब्जॉर्व को इनहिबिट करती हैं, ऑब्जॉर्व होने से रोकती हैं। तो इस तरह से आयरन डिफिशियंसी एनीमिया को आपको आइडेंटिफिकेट करना होता है। साइन सिम्टम्स अपने यहाँ पे देखे थे। साइन सिम्टम के अंदर और चीजें ऐड करनी पड़ेंगी। साइन सिम्टम के अंदर यहाँ पे फटिकनेस देखने को मिलेगी, थकावट देखने को मिलेगी, और शरीर है जो पैलर दिखना शुरू हो जाएगा, फेस वगैरह, ये पैलर पैलर मतलब वाइट वाइट स्किन हो जाएगी। तो ये साइन सिम्टम यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे टेकीपीनिया भी हो जाएगा पेशेंट को, धड़कन तेज, सांस ज्यादा, हार्ट रेट जो रेस्पिरेटरी रेट है वो इंक्रीज हो जाएगी। ये सारे सिम्टम आपको आयरन के डिफिशियंसी एनीमिया के अंदर आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ने से पहले, अगर आप किसी भी नर्सिंग ऑफिसर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए नर्सिंग बुलेट्स यहाँ पे दिए गए हैं। एडुवर्ल्ड एकेडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप इनको रीड कर सकते हैं। ओनली एप्लीकेशन के अंदर आप रीड कर सकते हैं। यहाँ पे जो ऑफर चल रहा है तो आपके लगभग 100 रुपीज के अंदर आपको ये मिल जाएगी एप्लीकेशन के अंदर। एप्लीकेशन का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, द नर्स केयरिंग फॉर ए पोस्टमार्टम क्लाइंट शुड सस्पेक्ट दैट द क्लाइंट इज एक्सप्रेसिंग एंडोमेट्राइटिस विच इज नोटेड। कि नर्स एक पेशेंट है, उसकी केयर कर रही है जो कि पोस्टमार्टम पीरियड के अंदर है। तो नर्स सस्पेक्ट कर रही है, client suspect that the client is expressing endometritis is if which is noted। इनमें से कौन सा कंडीशन जो नर्स है वो ऑब्जर्व करेगी जिससे कि पता चले कि जो पेशेंट है वो एंडोमेट्राइटिस से सफर कर रही है, उसको एक्सपीरियंस कर रही है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है ब्रेस्ट इंगोजमेंट यहाँ पे नॉर्मल फाइंडिंग के अंदर आएगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। एलिवेटेड व्हाइट ब्लड सेल, तो एलिवेटेड व्हाइट ब्लड सेल इनिशियल स्टेज के अंदर यहाँ पे 24 आवर्स के अबाउट नॉर्मल चीज यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे ये रॉन्ग होगा। लोचा रुब्रा ऑन द सेकंड डे पोस्टमार्टम, तो ये लोचा रुब्रा और ये नॉर्मल फाइंडिंग होती है, नॉर्मल फाइंडिंग। तो ये एंडोमेट्राइटिस का फीचर नहीं है, तो ये भी यहाँ पे एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन डी है फीवर ओवर 38 डिग्री सेल्सियस
या फिर 100.4 फ़ारेनहाइट बिगिनिंग 2 days पोस्टमार्टम। तो अगर यहाँ पे ये देखो, एक दिन के लिए अगर 38 डिग्री रहेगा फर्स्ट 24 आवर्स के लिए, फर्स्ट 24 आवर्स, तो ये इंडिकेट नॉर्मल कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 2 दिन तक यहाँ पे 38 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 100.4 टेम्परेचर है 2 दिन से पोस्टमार्टम पीरियड के अंदर, तो ये एबनॉर्मल कंडीशन है। तो यहाँ पे एंडोमेट्राइटिस का साइन आपको ये देखने को मिलेगा। जहाँ पे टाइटिस आ जाता है वहां का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, और इन्फ्लामेशन के अंदर यहाँ पे टेम्परेचर हमेशा इंक्रीज होता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब लोचिया रुब्रा क्या होता है? लोचिया रुब्रा, लोचिया सिरोसा और लोचिया एल्बा क्या होता है? यहाँ पे देखो, लोचिया रुब्रा होता है रेड कलर रहेगा, पोस्टमार्टम डिस्चार्ज होते हैं। लोचिया रुब्रा होता है फर्स्ट टू 4 days आफ्टर चाइल्ड बर्थ फ्लो लाइक हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में कंटेन स्मॉल क्लोट भी आ सकते हैं। अगर आपसे इमेज बेस के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो आपको इन सभी चीजों को अच्छे से रीड करना है, अच्छे से यहाँ पे स्क्रीनशॉट आपको लेना है। पिंकिश येलो ब्राउनिश कलर लोचिया सिरोसा, लोचिया सिरोस, ये आपको क्रम से याद रखना है, RHL लोचिया रुब्रा, लोचिया सिरोसा, लोचिया एल्बा, आपको क्रम से याद रखने हैं। लोचिया सिरोसा की बात करें तो लोचिया सिरोसा 5 से 9 days आफ्टर चाइल्ड बर्थ रहेगा, फ्लो मॉडरेट टू स्मॉल रहेगा, लेस ब्लडी रहेगा, मोर वाटरी, मतलब ब्लड कम आएगा और वाटर यहाँ पे ज्यादा आएगा। तो ये आपका सेकंड हो गया, ये आपका फर्स्ट फ्लो हो गया। व्हाइटिश येलो, अगर इस तरह का इमेज देते हैं यहाँ से, लोचिया एल्बा, एल्बा आपका 10 से लेकर 14 दिन तक रहेगा आफ्टर चाइल्ड बर्थ के, फ्लो रहेगा स्मॉल या स्पोर्टिंग, स्पोर्टिंग मतलब डॉट डॉट तरह से कम रहेगा, लिटिल टू नो ब्लड, यहाँ पे लिटिल ब्लड हो सकता है फिर ब्लड नहीं भी हो सकता। तो इन सभी चीजों को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, द नर्स इज परफॉर्मिंग एन असेसमेंट ऑन ए पोस्ट टर्म इन्फेंट, विच फिजिकल characteristic found should the nurse expect to observe in this infant, कि एक नर्स है जो असेसमेंट कर रही है पोस्ट टर्म इन्फेंट। पोस्ट टर्म इन्फेंट की अपन बात करें, सबसे पहले अपन बात करते हैं इन पोस्ट टर्म। पोस्ट टर्म अगर अपन बात करें यहाँ पे, पोस्ट टर्म आता है ग्रेटर देन 32 वीक की गेस्टेशन के बाद अगर बच्चा पैदा होता है तो उसको पोस्ट टर्म के अंदर काउंट करते हैं। प्री टर्म के ऊपर अपन बात करें, प्री टर्म, आपको ये टर्मिनोलॉजी क्लियर होना जरूरी। प्री टर्म की अगर बात करें यहाँ पे 24 वीक से लेके 37 वीक के बीच का अपन यहाँ पे 36 मान सकते हैं। अगर बीच में प्रेगनेंसी कंडक्ट हो जाती है तो उसको प्री टर्म लेबर या प्री टर्म इन्फेंट बोलेंगे बच्चे को। टर्म की अपन बात करें तो टर्म यहाँ पे 37 से लेके 41 वीक तक का यहाँ पे कंसिडर किया जाता है टर्म बेबी। यहाँ पे दिया गया कि पोस्ट टर्म बेबी, पोस्ट टर्म बच्चे का, इन्फेंट का मतलब होता है इन्फेंट की एज, या इन्फेंट की एज ग्रुप की अपन बात करें इन्फेंट, तो यहाँ पे बर्थ से लेके बर्थ टू 1 ईयर, जन्म से लेके 1 साल तक के बच्चे को इन्फेंट बोला जाता है। तो विच फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक शुड द नर्स एक्सपेक्ट टू ऑब्जर्व इन दिस क्लाइंट। क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि नर्स एक असेसमेंट कर रही है जो कि पोस्ट टर्म इन्फेंट है, तो इनमें से कौन सा जो नर्स को कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगा इस पेशेंट के अंदर, इस बच्चे के अंदर। सबसे पहले अपन बात करें वर्निक्स डेट कवर द बॉडी इन ए थिक लेयर। वर्निक्स कवर, फुली कवर मिलेगी तो ये प्री टर्म का साइन होता है। तो यहाँ पे पोस्ट टर्म देगा तो ये क्लिनिकल फीचर यहाँ पे इस बच्चे के असेसमेंट के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। लेलिंगो कवरिंग इन इंटायर बॉडी, लेलिंगो मतलब एक ये हेयर होते हैं, बहुत छोटे छोटे हेयर होते हैं ब्राउनिश कलर के, उनको लेनिंगो बोला जाता है इंटायर बॉडी पे। तो ये भी प्री टर्म का कंडीशन के अंदर आता है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो। स्मूथ सोल विदाउट क्रीजेस, स्मूथ सोल, उसकी जो सोल्स हैं वो विदाउट क्रीजेस मिलेंगी, तो ये भी प्री टर्म का कंडीशन, प्री टर्म का असेसमेंट होता है। पीलिंग ऑफ द स्किन, कि बच्चे की पोस्टमार्टम, पोस्ट टर्म बच्चा है, पोस्ट टर्म बच्चा अगर 42 वीक से ज्यादा हो गया तो उसके अंदर जो पिलिंग स्किन है वो यहाँ पे स्किन है वो पिलिंग मतलब टूटना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो जाएगी, तो इसको डिसइक्यूमेशन बोला जाता है, डिसइक्यूमेशन भी यहाँ पे इसको बोला जाता है। तो ये यहाँ पे पोस्ट टर्म
पोस्ट टर्म इन्फेंट का यहाँ पे क्लिनिकल फीचर यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है, ए पोस्ट टर्म इन्फेंट delivered vaginally is exhibiting tachypnea, grunting, retraction, and nasal flaring. The nurse interpreted that these assessment findings are indicative of which condition? एक पोस्ट ट्रम इन्फेंट वही यहाँ पे पोस्ट ट्रम का मतलब क्या होगा? ग्रेटर देन 42 वीक्स, ग्रेटर देन पोस्ट 42 वीक्स गेस्टेशन का बच्चा है यहाँ पे, डिलीवर्ड वेजाइनल डिलीवरी हो रही, एग्जिबिटिंग टेकिपीनिया, टेकिपीनिया है इसके अंदर। टेकिपीनिया का मतलब बच्चे के अंदर जो बर्थ रेट, ब्रीथ रेट है, रेस्पिरेटरी रेट, वो यहाँ पे ग्रेटर देन 60 बीट पर ब्रीथ पर मिनट हो जाएगी। ग्रंटिंग हो रहा है, मतलब जोर जोर से उसके सांस लेने की आवाज आ रही है। रिट्रैक्शन हो रहा है। नेजल फ्लेयरिंग, जो उसके नेजल फ्लेयरिंग है वहां पे फ्लेयरिंग देखने को मिल रही है। द नर्स इंटरप्रेट दैट दीज असेसमेंट फाइंडिंग आर इंडिकेटिव ऑफ विच कंडीशन, कि जो सिम्टम्स हैं, जो साइन सिम्टम्स आ रहे हैं, कंडीशन है, ये कौन सी कंडीशन को इंडिकेट कर रही है। तो हाइपोग्लाइसीमिया की बात करें अपन, हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर ये सिम्टम्स देखने को आपको नहीं मिलेंगे। तो ये एलिमिनेटेड हो गया। हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर मैक्रोसोमो मैक्रो साइज देखने को मिलेगी बच्चे की। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम प्री टर्म बच्चे का साइन सिम्टम होता है। पोस्ट टर्म बच्चे के अंदर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होने के बहुत रेयर चांस होते हैं। तो ऑप्शन 2 भी यहाँ पे एलिमिनेट हो गया, फर्स्ट वाला भी एलिमिनेट हो गया। फोर्थ की बात करें, ट्रांजिट टेकिपीनिया ऑफ द न्यू बॉर्न, ट्रांजिट टेकिपीनिया ऑफ न्यू बॉर्न, तो इसको क्या TTN शॉर्ट में लिखा जाता है, और इसको बोलते हैं लंग, वेट लंग भी इसको बोला जाता है। इसकी बात करें पर ट्रांजिशन टेकिपीनिया ऑफ न्यू बॉर्न, तो 1 से 2% कंडीशन के न्यू बॉर्न के अंदर ये देखने को मिलेगा। और आल्सो नोन एज वेट लंग्स, आल्सो नोन एज वेट लंग, वेट लंग्स आपको यहाँ पे इनको इस कंडीशन को बोला जाता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम, कि बच्चा है वो मेकोनियम एस्पिरेट कर चुका है, इसलिए उसको रेस्पिरेटरी में थोड़ा प्रॉब्लम आया, इस वजह से वो नेजल फ्लेयरिंग हो रहा है, टेकिपीनिया हो रहा है। टेकिपीनिया की अपन मैंने बताया यहाँ पे 40 से 60 नॉर्मल होता है ब्रीथ पर मिनट, रेस्पिरेटरी रेट। अगर ग्रेटर देन 60 है तो टेकिपीनिया होगा। सांस के अंदर उसको दिक्कत है, मैकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम उसको हुआ है। इसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है? MAS, मैकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम। तो आपको ये सब चीजें याद रखना है। मैकोनियम कब रिलीज होता है? तो ये स्ट्रेस कंडीशन के अंदर होता है, फीटल स्ट्रेस के अंदर, फीटल डिस्ट्रेस के अंदर मैकोनियम पास हो जाता है। जो फर्स्ट मैकोनियम क्या होता है? फर्स्ट स्टूल ऑफ फीटस, फीटस का जो फर्स्ट स्टूल होता है वो यहाँ पे पास होता है, और ग्रीनिश कलर का होता है, ग्रीनिश कलर। तो ये सिम्टम्स है वो यहाँ पे, ये कंडीशन मैकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम के अंदर आपको ये सब चीजें यहाँ पे देखने को मिलेगी। अपन बात करें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ये प्री टर्म कंडीशन के अंदर होता है, और इसके अंदर क्या होता है? लंग्स इमेच्योर होते हैं, लंग्स इमेच्योर, लंग्स इमेच्योर होते हैं। इसको स्टेरॉइड थेरेपी दी जाती है, स्टेरॉइड थेरेपी, मदर को इंजेक्शन लगाया जाता है प्रेगनेंटी, लेबर से पहले, जिससे कि बच्चे की जो स्टेरॉइड क्या है, सर्फेक्टेंट को बनाते हैं। लंग्स में इमेच्योर क्यों जाते हैं? लेस सर्फेक्टेंट, लेस लेस सर्फेक्टेंट की वजह से। अगर सर्फेक्टेंट कम है तो ऊपर उनको एंडोट्रेकियल रूट से भी दे सकते हैं, एंडोट्रेकियल रूट से यहाँ पे सर्फेक्टेंट दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। The nurse is caring for a client who had an orthopedic injury of the leg that required surgery and the application of a cast. Post-operatively, which nursing assessment is highest priority to assure client safety?
कि एक नर्स केयर कर रही है पेशेंट की जो ऑर्थोपेडिक इंजरी हुआ है लेग के अंदर, जिसको सर्जरी और एप्लीकेशन की कास्ट अप्लाई की रिक्वायरमेंट है। पेशेंट का ऑपरेशन हो चुका है, तो आफ्टर पोस्ट ऑप पेशेंट के अंदर कौन सी नर्सिंग असेसमेंट है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रहेगी। क्लाइंट सेफ्टी के लिए कौन सी जो कंडीशन है वो नर्स की हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रहेगी। सबसे पहले अपन बात करते हैं मॉनिटरिंग ऑफ हील ब्रेकडाउन। मॉनिटरिंग ऑफ हील ब्रेकडाउन, तो यहाँ पे ये कोई भी कॉम्प्लिकेशन वाली कंडीशन नहीं है, ये रिटर्न बैक हो सकती है। ऑप्शन ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन नहीं है, तो ये यहाँ पे एलिमिनेट हो गया। मॉनिटरिंग फॉर ब्लडर डिस्टेंशन, तो ये एनेस्थीसिया की वजह से हो सकता है, तो ये रिवर्ट बैक हो जाएगा, नॉट लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। मॉनिटरिंग फॉर एक्सट्रीमिटी शॉर्टनिंग, तो एक्सट्रीमिटी शॉर्टनिंग जब फ्रैक्चर होता है तो जो एक्सट्रीमिटी है वो शॉर्ट हो जाती है, ये सब भी लाइफ नो डेंजर कंडीशन, नॉन डेंजरियस, नॉट डेंजरियस कंडीशन। और सबसे अगर तीन एलिमिनेट कर दिए तो ऑप्शन ये मॉनिटरिंग फॉर ब्लीचिंग एबिलिटी टू टोनेल बेड्स। आपको यही आपको याद रखना है कि जो जहाँ पे कास्ट लग गया है एक्सट्रीमिटीज पे, जैसे अपन बात करें कि ये एक्सट्रीमिटी है, यहाँ पे कास्ट अप्लाई हो गया है, यहाँ पे कास्ट अप्लाई हो गया है, तो आपको जो यहाँ पे जो जो फिंगर रहेंगी उनकी नेल ब्लीचिंग को देखना है। यहाँ पे जो कैपिलरी है वो रिफिल टाइम बढ़ तो नहीं रहा है, कैपिलरी रिफिल टाइम अगर बढ़ रहा है या फिर यहाँ पे जो कैपिलरी रिफिल टाइम बढ़ रहा है, यहाँ पे वापस रिफिलिंग रेडनेस नहीं आ रही, तो वहाँ हो सकता है कि वहाँ पे क्या होगा, कार्पल टनल सिंड्रोम हुआ होगा। कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो सकता है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम, कंपार्टमेंट सिंड्रोम यहाँ पे देखने को मिल सकता है, यहाँ पे प्रेशर की वजह से, जिसके अंदर 5P देखने को मिलेगी आपको, पेन यहाँ पे देखने को मिलेगा, इसके अलावा पल्सलेसनेस देखने को मिल सकता है, पैरास्थीसिया यहाँ पे देखने को मिल सकता है, इसके अलावा पैलर यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ये सब चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। यहाँ पे जो एक्सट्रीमिटीज है उसको थोड़ा एलिवेट करके रखना है, जिससे यहाँ पे थोड़ा प्रेशर नहीं होगा, यहाँ पे स्वेलिंग थोड़ी कम होगी, और जो ये इनकी जो नेल जो अंगुली टो की जो अंगुलियां रहेंगी उनको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा एक्टिव ये मूवमेंट करवाना होता है। नेक्स्ट अपन बात करें जो कंपार्टमेंट सिंड्रोम की बात करें तो इस तरह से एक्सट्रीमिटीज यहाँ पे हो जाएगी। 5P की अपन बात करें, कंपार्टमेंट सिंड्रोम अकर व्हेन प्रेशर बिल्ड अप विद इन द मसल्स। तो फर्स्ट पी की बात करें अपन, पेन, पी फॉर पैलर पैल स्किन पल्सलेस, जैसे मैंने आपको बताया, पैरालिसिस या नमनेस, पी फॉर पैरालिसिस विथ मूवमेंट, पैरालिसिस वीकनेस विथ मूवमेंट हो सकती है। तो इन सभी चीजों का आपको ध्यान रखना है, इसलिए यहाँ पे हाईएस्ट प्रायोरिटी यहाँ पे मॉनिटरिंग फॉर ब्लीचिंग एबिलिटी टू टोनर्स ये बनेगी यहाँ पे, तो बाकी तीनों यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएंगे। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन की बात करते हैं। द नर्स इज सेंडिंग एन आर्टेरियल ब्लड गैस ABG specimen to the laboratory for analysis. What information should the nurse include on the laboratory requisition? Select all that apply. कि आप एक नर्स है, उसको एबीजी का सैंपल भेजना है लेबोरेटरी के अंदर एनालिसिस के लिए, एबीजी वैल्यूज के लिए, तो कौन कौन सी जो इंफॉर्मेशन है नर्स वो जो लेबोरेटरी रिक्विजिशन फॉर्म आता है उस पर लिखेगी, इनमें से सिलेक्ट आपको करना है। सबसे पहले अपन बात करते हैं वेंटिलेटर सेटिंग। वेंटिलेटर सेटिंग यहाँ पे जरूरी होता है, इस पे लिखनी लिस्ट ऑफ क्लाइंट एलर्जी, एलर्जी का इस एबीजी एनालिसिस के रिकॉर्ड के अंदर कोई भी हेल्प नहीं करेगी पेशेंट को एबीजी एनालिसिस करने के लिए, किसी भी एलर्जी की रिएक्शन का कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन 3 की बात करें तो क्लाइंट का टेम्परेचर यहाँ पे मॉनिटर उस पर लिखना पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर क्या करता है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है ऑक्सीजन की डिमांड यहाँ पे इंक्रीज होगी, इंक्रीज O2 डिमांड, इसलिए टेम्परेचर यहाँ पे ये लिखना जरूरी है। द डेट एंड टाइम स्पेसिफिक आर ड्रॉन, ये भी कलेक्ट टाइम और डेट यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे बात करें 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पे 14% ऑक्सीजन कंजप्शन बढ़ेगा। अगर 1 अपन फ़ारेनहाइट की बात करें तो यहाँ पे 7% ऑक्सीजन का कंजप्शन है वो बढ़ जाएगा, इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर मॉनिटरिंग
टेम्परेचर की वैल्यू लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि एबीजी की वैल्यू है वो अच्छे से आ पाएगी। एनी सप्लीमेंटल ऑक्सीजन द क्लाइंट इज रिसीविंग, कि अगर कोई भी सप्लीमेंट मेथड से ऑक्सीजन क्लाइंट अगर रिसीव कर रहा है तो वो भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ऑप्शन 6 की बात है, एक्सट्रीमिटी फ्रॉम विच द स्पेसिमेन वाज ऑब्टेन, तो इस चीज से इसको कोई यहाँ पे मतलब नहीं है कि कहाँ से सैंपल लिया गया है। तो यहाँ पे एक एक जाएगा, 3 जाएगा, 4 जाएगा और 5, 1 3 4 5, ये यहाँ पे स्पेसिमेन का जो लेबोरेटरी एक्विजिशन फॉर्म है उसको नर्स को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। एबीजी एनालिसिस के लिए हिप्रीनाइज सिरिंज यूज की जाती है, हिप्रीनाइज सिरिंज यूज की जाती है और एलन टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। ये आपको एक्स्ट्रा याद रखना है, एलन टेस्ट परफॉर्म बिफोर आर्टरी से सैंपल लिया जाता है। एपीजी के अंदर आर्टरियल सैंपल यूज, और सैंपल के साथ इन सभी चीज़ों को वहाँ पे लिखना है। अगर मॉनिटर लगा हुआ तो मॉनिटर की सेटिंग लिखनी है, क्लाइंट का टेम्परेचर लिखना है, डेट एंड टाइम लिखना है कि कब सैंपल निकाला गया है। इसके अलावा सप्लीमेंटल ऑक्सीजन जो भी पेशेंट को रिसीव कर रहा है उस मेथड का यहाँ पे नाम लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन बात करते हैं, द नर्स इज रिव्यूइंग द लेबोरेटरी रिजल्ट फॉर ए क्लाइंट हु इज रिसीविंग टोरेसिमाइड 5 mg orally डेली। नर्स एक पेशेंट का रिव्यू कर रही है, जो नर्स की जो एक पेशेंट रिव्यू कर रही है, जो पेशेंट की लेबोरेटरी वैल्यूज हैं उनकी, पेशेंट क्या कर रहा है कि पेशेंट टोरसेमाइड 5 mg orally डेली रिसीव कर रहा है, उसकी जो लैब रिपोर्ट्स हैं वो नर्स वहाँ पे रिव्यू कर रही है। What value what value should indicate to the nurse that the client might be expressing an adverse effect of medication, कि इनमें से कौन सी वैल्यू है जिसको देख कर नर्स समझेगी कि पेशेंट के अंदर जो ड्रग दे रहे हैं, मेडिकेशन दे रहे हैं, उसका एडवर्स इफेक्ट हो चुका है, कौन सी वैल्यू इंडिकेट करेगी। सबसे पहले अपन बात करते हैं ऑप्शन ए, क्लोराइड लेवल ऑफ 98 मिलीक्यूलेंट पर लीटर। तो यहाँ पे नॉर्मल लेवल है, यहाँ पे 97 से लेके 105 तक नॉर्मल लेवल होता है क्लोराइड का। सोडियम लेवल ऑफ 135 मिलीक्यूलेंट पर लीटर, तो नॉर्मल लेवल सोडियम की बात करें अपन तो 135 मिलीक्यूलेंट से लेके 145 मिलीक्यूलेंट नॉर्मल होता है। ये दोनों नॉर्मल वैल्यू है, तो इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑप्शन 4 की बात करें, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल ऑफ 15 mg पर डीएल। तो अगर ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की बात करें, BUN की फुल फॉर्म ब्लड यूरिया नाइट्रोजन 10 से लेके 20 mg पर डीएल नॉर्मल वैल्यू होती है, तो ये भी नॉर्मल वैल्यू है। तो ऑफ यहाँ पे नॉर्मल एडवर्स इफेक्ट इंडिकेट नहीं करेंगे। ऑप्शन 3 दिया गया है, पोटेशियम लेवल ऑफ 3.1 मिलीक्यूलेंट पर लीटर। तो टोरसेमाइड है, उसका एडवर्स इफेक्ट आ चुका है। अब टोरसेमाइड क्या होती है, टोरसेमाइड की अपन बात करें तो ये ओरल ओरल लूप डाययूरेटिक है। लूप लूप डाययूरेटिक है, लूप डाययूरेटिक है, ये इंजेक्शन फॉर्म में भी आती है टोरसेमाइड। लूप डाययूरेटिक है, ये क्या करती है पेशेंट के अंदर सोडियम पोटेशियम हाइपोकेलिमिया करवाएगी, हाइपोकेलिमिया करवा सकती है। पेशेंट के अंदर डिहाइड्रेशन करवा सकते हैं, डिहाइड्रेशन। अगर ऑटोटॉक्सिसिटी भी हो सकती है, ऑटोटॉक्सिसिटी, हियरिंग लॉस भी हो सकता है, ये इस दवाई के एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेंगे। तो अगर 3 पॉइंट सोडियम की अपन बात, पोटेशियम की अपन बात करें, पोटेशियम को केस इंडिकेट किया जाता है, नोट पी। यहाँ पे नॉर्मल होता है 3.5 से लेके 5.1 मिलीक्यूलेंट पर लीटर। ये नॉर्मल लेवल होता है, ये नॉर्मल लेवल से कम है, इसलिए यहाँ पे ड्रग की एडवर्स एडवर्स जो एडवर्स इफेक्ट है वो आ चुका है। तो इन सब चीज़ों को यहाँ पे ये साइड इफेक्ट लूप डायबिटिक्स के जो लोप ऑफ हेन लेता है उस पर काम करती है, हाइपोकेलिमिया करवाती है, डिहाइड्रेशन करवाती है, ऑटोटॉक्सिसिटी भी यहाँ पे करवा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन बात करते हैं,
During history taking of a client admitted with newly diagnosed Hodgkin's disease, which symptom should the nurse expect the client to report? कि एक पेशेंट हिस्ट्री एडमिट पेशेंट की हिस्ट्री ले रही है during taking of a client admitted with newly diagnosed Hodgkin's disease, which symptoms should the nurse expect the client to report? कि एक नर्स है जो एक हिस्ट्री ले रही है पेशेंट की जो न्यूली डायग्नोस हुआ पेशेंट हॉस्किंसन डिजीज से, तो उनमें से कौन सा सिम्टम्स है जो नर्स एक्सपेक्ट करेगी और एक्सपेक्ट क्लाइंट टू रिपोर्ट? क्लाइंट के अंदर कौन सा जो सिम्टम्स है वो देखने को यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करते हैं वेट गेन की, तो यहाँ पे वेट गेन नहीं होता है, वेट लेस हो सकता है पेशेंट के अंदर अगर मेटास्टेसिस बढ़ जाता है तो। ऑप्शन डी की बात करें हेडेक एंड माइनर विजुअल चेंजेस, तो ये ब्रेन के अंदर अगर मेटास्टेसिस हो गया इस डिजीज का तो यहाँ पे ये हो सकता है। हॉडकिंसन डिजीज क्या होता है कि लिम्फ नोड का इनलार्जमेंट हो जाता है, पेनलेस इनलार्जमेंट ऑफ enlargement of lymph node, स्पेशली नेक के अंदर। लिम्फ नोड का अगर पेनलेस इनलार्जमेंट हो जाता है तो वहां पे भी पेन हो सकता है। यहाँ पे सीवियर लिम्फ नोड पेन लिखा है, तो सीवियर लिम्फ नोड नहीं हुआ, पेनलेस होता है हॉडकिंसन के अंदर। एक ही ऑप्शन बताया यहाँ पे नाइट स्वीट्स यहाँ पे पेशेंट को देखने को मिल सकते हैं। हॉडकिंसन डिजीज का अगर कंफर्मेटरी टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे बायोप्सी लेना होता है और इसके अंदर एक रेड स्टेनबर्ग सेल पाई जाती है, रेड स्टेनबर्ग सेल देखने को मिलेगी बायोप्सी के अंदर। तो इस तरह से कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। लिम्फ नोड का एनलार्जमेंट होता है, पेनलेस होता है, स्पेशली नेक रीजन के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। द नर्स इज असेसिंग ए 3-day-old preterm neonate with a diagnosis of respiratory distress syndrome. Which assessment finding indicate that the neonate's respiratory conditions is improving? कि इसके अंदर क्या हो रहा है कि असेसमेंट हो रहा है 3-day प्रीटर्म न्यूनेट का, जिसके अंदर डायग्नोस हुआ है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो इनके अंदर कौन सी जो फाइंडिंग है वो इंडिकेट कर रही है कि जो न्यूनेट का जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है उसकी वजह से जो रेस्पिरेटरी कंडीशन डिप्रेस हुई थी वो रेस्पिरेटरी कंडीशन इंप्रूव हो रही है। तो इसके अंदर कौन सा सिम्टम्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। ऑप्शन 4 की बात करें, रेस्पिरेटरी रेट बिटवीन 16 to 70 ब्रीथ पर मिनट, तो ये तो टेकीपीनिया की कंडीशन है, ये यहाँ पे इंडिकेशन नहीं है कि कंडीशन रिजोल्व हो रही है। प्रेजेंस ऑफ सिस्टोलिक मर्मर है यहाँ पे किसी भी ये पीडीए के अंदर क्या है, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस का फीचर होता है। तो ये कंडीशन यहाँ पे इंप्रूव नहीं हुई है। आगे बात करें एडिमा ऑफ द हैंड एंड फिट, एडिमा एंड फिट एल्ब्यूमिन की कमी होती है तभी होता है। एल्ब्यूमिन की कमी होती है तभी ये कंडीशन देखने को मिलेगी। एल्ब्यूमिन डिक्रीज होगा तभी हैंड एंड फीट के अंदर एडिमा देखने को मिलेगा या फिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। एक ही ऑप्शन बताएं, यूरिन आउटपुट ऑफ 3 ml पर kg पर आवर। यूरिन का आउटपुट अगर 3 ml पर केजी आ रहा है, नॉर्मल अगर यूरिन आउटपुट की अपन बात करें तो 2 से लेके 5 mg पर केजी पर आवर होता है न्यूबॉर्न के अंदर। नॉर्मल यूरिन आउटपुट की बात करें अपन, इसके अंदर हुआ क्या है कंडीशन कि जो लंग्स के अंदर जो फ्लूइड है, लंग्स के अंदर फ्लूइड भरा है, फ्लूइड क्या होगा कि लंग से निकल के ब्लड स्ट्रीम के अंदर आ जाएगा। ब्लड स्ट्रीम के अंदर आके किडनी को जाएगा, किडनी से जाके वहां पे यूरिन आउटपुट को इंक्रीज करेगा। इसलिए यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यूरिन आउटपुट आ रहा है तो कंडीशन है वो इम्प्रूव हो रही है आरडीएस की। इस तरह से यहाँ पे इसका रैशनल बनेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द नर्स इज केयरिंग फॉर ए टर्म न्यूबॉर्न, विच असेसमेंट फाइंडिंग वुड प्रीडिस्पोज द न्यूबॉर्न टू अकरेंस ऑफ जॉन्डिस। कि नर्स एक टर्म न्यूबॉर्न की केयर करी, इसमें से कौन सा जो फाइंडिंग है वो प्री डिस्पोज करेगा कि इस पेशेंट को जॉन्डिस हो सकता है।
इसके अंदर अपन सबसे पहले अपन बात करें नेगेटिव डायरेक्ट कॉम टेस्ट रिजल्ट। तो कॉम टेस्ट का इसके कोई लेना देना नहीं होता है। सबसे पहले इन्हें करना है बर्थ वेट ऑफ 8 पाउंड 6 ऑन्स, जॉन्डिस का वेट से कोई लेना देना, एलिमिनेट हो जाएगा। इन्फेंट ब्लड टाइप ऑफ ओ नेगेटिव, कोई मतलब नहीं है इसका। प्रेजेंस ऑफ ए सिपुलोहेमाटोमा, राइट। सिपुलोहेमाटोमा क्या होता है कि सिपुलोहेमाटोमा क्या होता है, सिपुलोहेमाटोमा के अंदर ब्लड कलेक्टेड हो जाता है बिटवीन द पेरिओस्टियम एंड द स्कल। स्वेलिंग डज नॉट क्रॉस सूचर, सूचर को जो स्वेलिंग है वो सूचर को क्रॉस नहीं कर सकती, क्लोट बन जाता है एक तरह से। नॉट यूजुअली प्रेजेंट एट बर्थ, यूजुअली ड्यू टू ट्रोमेटिक बर्थ, इंक्रीज इन साइज फर्स्ट डे ऑफ लाइफ, टेक मंथ टू रिजोल्व। कि ऑटोमेटिक रिजोल्व हो जाती है, बर्थ के टाइम प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन बाद में देखने को मिलेगी। यहाँ पे ये देखो ब्लड कलेक्ट हो चुका है, यहाँ पे हेमरेज हो चुका है, यहाँ पे ब्लड कलेक्ट हो चुका है, जो कि सूचर लाइन से बाहर नहीं आ सकता। नेक्स्ट एक स्ट्रक्चर और होती है जो सूचर लाइन को क्रॉस कर सकती है, कि इधर बच्चा जिधर साइड में साइड लेगा, पोजीशन लेगा, उधर वो फ्लूइड है वो सर्कुलेट होता रहता है। तो सो कैपुट सक्सूडेनम की बात करें तो यहाँ पे कैपुट मतलब कैप, मतलब ये कैप इस तरह से कैप बनी होती है नेचुरली। सॉफ्ट टिश्यू एडिमा होता है, एडिमट एक्सटेंड अक्रॉस सूचर लाइन को अक्रॉस कर सकता है। प्रेजेंट एट बर्थ के टाइम प्रेजेंट, पूरी डिफाइंड बॉर्डर डिफाइंड नहीं होता है। मे इंक्लूड इकाइमोसिस, डिसअपेयर विद इन 48 आवर्स, की साथ 48 आवर के अंदर डिसअपेयर हो जाता है। यहाँ पे 1 वीक लग जाता है, ये सॉरी 1 मंथ तक रिजोल्व हो जाता है, ऑटोमेटिक रिजोल्व होता है। ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी की वजह से यहाँ पे हो सकता है। इस तरह से यहाँ पे देखने को मिलेगा कैपेट सक्सूडेनम और यहाँ पे सेपेलोहेमाटोमा। इस तरह से आपको ये सब देखने को मिलेगा। आज की क्लास कैसे रही? अगर सेपेलोहेमाटोमा है तो वहां के क्या होगा, बिलीरुबिन का लेवल है वो पेशेंट के अंदर बढ़ जाएगा। बिलीरुबिन का लेवल बढ़ जाएगा तो वहां पे जॉन्डिस अकर हो जाएगा। जॉन्डिस के 2 टाइप होते हैं, फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल होता है आफ्टर फर्स्ट 24 आवर्स के बाद डेवलप होता है, आफ्टर फर्स्ट 24 आवर्स। और पैथोलॉजिकल होता है डेवलप विथ इन 24 आवर्स ऑफ बर्थ, बर्थ के 24 आवर्स के अंदर अंदर डेवलप हो जाता है। अगर फिजियोलॉजिकल ट्रीटमेंट की अपन बात करें तो यहाँ पे फोटोथेरेपी यूज की जा सकती है, ब्रेस्ट फीडिंग यूज करके इनको ट्रीट किया जा सकता है। पैथोलॉजिकल जॉन्डिस की अपन बात करें तो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस के अंदर ब्लड एक्सचेंज होता है, ब्लड एक्सचेंज ब्लड एक्सचेंज ब्रेस्ट फीडिंग रहेगी। फोटोथेरेपी भी इसके अंदर यूज की जा सकती है, फोटोथेरेपी। नेक्स्ट अपन बात करें कि एक कंडीशन होती है जिसको बोला है कर्निक टेरेस। कर्निक टेरेस के अंदर अगर ग्रेटर देन 20 mg पर डीएल से ज्यादा अगर बिलीरुबिन ब्लड के अंदर हो जाता है तो वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाता है और ब्रेन के अंदर इंटर कर जाता है, उसको बोलता है कर्निक टेरेस। कर्निक टेरेस कंडीशन के अंदर जिसके अंदर बच्चे को कंफ्यूजन वगैरह कंडीशन आ सकती, कंफ्यूजन, सीजर, ये सब चीजों का सामना करना पड़ सकता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।